10 अगस्त को अंकुश अपने नौकर को मैसेज करता है कि उसका भारी नुकसान हो गया है, जिससे उसके कर्जदार उसको परेशान कर रहे हैं, जिससे वह इंडिया छोड़कर नेपाल जा रहा है। जब उसका नौकर यह बात अंकुश की बीवी और उसकी फैमिली को बताती है, तो उन्हें यह बात कुछ अजीब लगती है कि इससे पहले ऐसी कोई बात उनसे होती नहीं है कि हाँ, हालाँकि प पैसे की दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंडिया छोड़ के नेपाल भागना, यह बात उनको कुछ किसी अनहोनी होने की आशंका लगता है। उसकी फैमिली तुरंत ग्रेटर नोएडा में थाना बीटा 2 में इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। मामले की सीरियसनेस देखते हुए थाना बीटा 2 की पुलिस हरकत में आती है और सीसीटीवी फुटेज और लास्ट बार परवीर एक्स कांस्टेबल परवीर के साथ देखे जाने पर बीटा 2 की पुलिस परवीर से पूछताछ करती है। परवीर बताता है कि 9 अगस्त को करीब 2 बजे वह सत्या कॉम्प्लेक्स पर मिला था और उसे कुछ पैसे दिए और रास्ते में उसने ड्रॉप कर दिया और उसके बाद उसे दोबारा नहीं मिला। उसके बाद वह आगे जाकर पेट्रोल भराया और अपने एसके सोसाइटी फ्लैट चला गया। पुलिस जब से इसकी कही हुई बातों को सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और तब इसमें ये दिखता है कि इसकी बातें वेरीफाई भी होती हैं। पेट्रोल पंप का पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है तो इसमें यह दिखता है वहाँ पर अंकुश नहीं होता है और उसके बाद ये अपनी क्रेटा कार लेकर घर चला जाता है और आसपास की टीमों को सूचित किया जाता है। इस केस को लेकर पुलिस बहुत गंभीर हो जाती है। आखिर अंकुश किडनैप हुआ या गुमशुदा हुआ है, ये पुलिस को सवाल परेशान कर रहे थे। पुलिस करीब 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सारी टीमें एकजुट होकर पता करती हैं, तो जब से परवीर से मिला था अंकुश शर्मा, तभी से उसकी कहीं पर कैमरे में लॉक नहीं हुआ है और कहीं पर उसकी कोई देखे जाने की सूचना नहीं मिलती है। एक बार फिर यह पूरी शक परवीर की तरफ मुड़ जाती है। या तो ऐसा लग रहा था कि वह सच में इंडिया छोड़कर नेपाल भाग गया हो। पुलिस परवीर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। परवीर जो एक निलंबित पुलिस कांस्टेबल है, जो कई महीनों पहले यह अंकुश शर्मा से मिला था। यह अंकुश शर्मा की एसके सोसाइटी की फ्लैट यह खरीदना चाहता था। 2 फरवरी को संचित जो इसके साथ परवीर शर्मा के साथ काम करता था और वही इसे अंकुश शर्मा से मिलाया था, जिसे 2 फरवरी की मीटिंग कराई थी, जिसमें 88 लाख रुपए दे दिया होता है फ्लैट के और बाकी 30 लाख बाद में भी पेमेंट करने की बात कही होती है। फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपए पर डील हुआ था इनका। 15 मई में यह 5 लाख रुपए देता है, फिर धीरे-धीरे करके 2 लाख रुपए देता है और 10 मई को टीएम लेटर आ जाता है। उसी महीने कुछ ही कारण अंकुश शर्मा कनाडा चला जाता है और जिससे फ्लैट परवीर के नाम नहीं हो पाता है। जब जुलाई के फर्स्ट माह से वह कनाडा से आता है, तो वह 30 लाख एक्स्ट्रा परवीर शर्मा से मांग करता है। हालांकि ये बात किसी को पता नहीं थी, ये बात परवीर और अंकुश शर्मा के बीच ही थी, जिससे मना कर देता है। लेकिन संचित के द्वारा 5 अगस्त को एक बार फिर से बुलाकर इनकी मीटिंग कराई जाती है, जिसमें 11 लाख रुपए और देने को तैयार हो जाता है। फिर आते हैं जहाँ पर मैंने कहानी छोड़ी थी। ये पुलिस जांच करती है। ऐसा लगता है कि अंकुश शर्मा सच में इंडिया छोड़कर नेपाल भाग गया है। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तो ऐसा कोई सुराग मिलता नहीं है कि वह यहाँ से भाग गया हो। क्या ऐसा लग रहा था कि किसी ने अंकुश शर्मा को किडनैप कर लिया हो। अगर ये मामला किडनैपिंग की होती, तो किडनैपर ने अभी तक तो कॉल कर दिया होता है। पुलिस का शक यह बढ़ता जाता है और पुलिस को लगने लगता है कि यह कई बहुत बड़ी साजिश है। पुलिस प्रवीण शर्मा को फिर से पूछताछ करने के लिए बुलाती है और उसे सख्ती से पूछताछ करती है। तब प्रवीण शर्मा एक ऐसा सच बताता है जिसे ग्रेटर नोएडा पुलिस सुनकर होश खो देती है और जब इस घटना का खुलासा होता है, पूरी नोएडा सिटी हिल जाती है। इसने अंकुश शर्मा का मर्डर कर दिया था और उसकी निशानदेही के आधार पर उसकी लाश एलजी गुलचक्का के जंगलों से प्राप्त पुलिस करती है। पुलिस इसके पास से एक हथौड़ा बरामद करती है, जिससे अंकुश शर्मा की सर पर वार किया था और जिससे अंकुश शर्मा की मौत हो गई थी। जब पुलिस घटना का रिक्रिएशन करती है, तो पता चलता है, यह बताता है कि जब इसने 88 लाख अंकुश शर्मा को दिए थे,
तो उसके बाद एक बार 5 लाख, एक बार 2 लाख रुपए दिए थे। जब अंकुश शर्मा कनाडा चला गया था, वहाँ से जब वो वापस आए थे तो वो 30 लाख एक्स्ट्रा माँगते हैं। तो ये परेशान हो जाता है और इसके पास पैसे होते नहीं है देने के लिए। तो ये अंकुश शर्मा 30 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और ये पैसे देने से इनकार करता है। जब 5 अगस्त को ब्रोकर संचित इन दोनों की मीटिंग करवाता है तो ये 11 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे और इसने पैसे देने के लिए हामी भर देता है 5 अगस्त को। और तब ये इसके पास पैसे नहीं थे तो ये एक प्लान बनाता है कि कैसे फ्लैट उसके नाम हो जाए और उसे पैसे भी ना देना पड़े। यहीं से एक कत्ल की कहानी लिखता है। यह उस दौरान दृश्यम मूवी देखा हुआ था और दृश्यम मूवी से इंस्पिरेशन लेकर, जैसे दृश्यम मूवी में अजय देवगन एक सैम नामक कैरेक्टर को मर्डर की कहानी को गुमशुदगी का रिपोर्ट बना देता है, जिससे इसकी फैमिली जेल जाने से बच जाती है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार यह प्लान बनाता है कि अगर अंकुश शर्मा की मर्डर कर दें और यह दिखा दें कि यह गुमशुदा है और अगर पुलिस इसकी हत्या प्रूव न कर पाए तो यह फ्लैट इसके नाम हो जाएगा और इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। इसी प्लान को लेकर वह पिछले 5 अगस्त के बाद ही इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, पूरी प्लानिंग कर रहा था और आसपास के इलाकों की रेकी कर रहा था। अपने प्लान के अनुसार यह 9 अगस्त को अंकुश शर्मा को कॉल करता है और पूरे पैसे देने और क्लियर करने की बात करता है। अंकुश शर्मा अपने ऑफिस सत्यम कॉम्प्लेक्स इसको बुलाते हैं। यह 2 बजे सत्यम कॉम्प्लेक्स अपनी क्रेटा कार से चला जाता है और सीट के अंदर एक हथौड़ा रख लेता है। जब यह सत्यम कॉम्प्लेक्स पहुंचता है तो वहां पर अंकुश शर्मा ऑफिस पे होते नहीं हैं। इसी बीच एक गिलास लस्सी करता है और उसमें एल प्रेस गोली डाल देता है। जब अंकुश शर्मा 20 मिनट बाद वहाँ ऑफिस में पहुँचते हैं तो वह लस्सी उन्हें ऑफर करता है और अपने क्रेटा कार में बैठा लेता है और आगे जाकर पैसे देने की बात करता है। अंकुश शर्मा उसके कार में बैठकर आगे गाड़ी बढ़ा लेता है। जब आगे जाता है तो यह अपने फ्लैट से कुछ दूर पहले ही एक जगह अंधेरा होता है, वहाँ पर इन्हें बैक सीट पर जाने के लिए कहता है और वहाँ पर बहुत ही चालाकी से प्लान के अनुसार वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं हुआ था और यह बात करते हुए कहता है कि मेरी बीवी तुमसे गुस्सा करती है और तुम्हें पसंद नहीं करती है, अगर वो तुमको देखेगी तो गुस्सा करेगी। अंकुश शर्मा इसकी बात मान लेता है और बैक सीट पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद यह कुछ दूर जाकर पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाता है और वहाँ पर खुद को कैमरे में लॉक करवाता है, जिसमें यह कैमरे में दिखता है लेकिन कार के अंदर कोई नहीं दिखता है क्योंकि अंकुश शर्मा जो था कार की बैक सीट पर बैठे थे। यह पूरी प्लानिंग के हिसाब से इसके हो रहा था। उसके बाद यह एसके सोसाइटी अपने फ्लैट के पास जाता है, बेसमेंट में कार पार्किंग में लगा देता है और कार ऐसी जगह पार्किंग लगाता है जहाँ पर किसी कैमरे की नज़र नहीं पड़ती। वहाँ पर किसी कैमरे का फोकस नहीं होता है। तब यह पीछे देखता है अपनी बैक सीट पर तो अंकुश शर्मा बेहोश हो गया था। उसकी लस्सी में पड़ी दवाई असर कर गई थी। यह मौके के फ़ायदा उठाकर अपनी सीट से हथौड़ा निकालता है और उसके सर पर वार कर देता है और गला दबाकर वहीं पर मार देता है। उसके बाद यह पार्किंग से निकलता है, अपने रूम में जाता है और उसके बाद अल्फ़ा और बीटा एरिया में टहलता है। ऐसा दिखाता है जैसे नॉर्मल एक्टिविटी है और यह पिछले कई हफ्तों से कर भी रहा था ऐसे ही, ताकि पुलिस जब जांच करे तो उसे पुलिस को पता ना चले। फिर वह वापस आता है। जब रात के करीब अंधेरा हो जाता है तब यह इसकी लाश को ले जाकर शारदा गोलचक्का से और एलजी गोलचक्का के करीब उसके सामने टी सीरीज की घनी झाड़ियों में उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। उसके बाद ये चला आता है और जब यह अंकुश शर्मा का मर्डर किया था उस समय उसकी मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया था और इसके नौकर और इसकी बीवी और इसके एडवोकेट को, अंकुश शर्मा की एडवोकेट को अंकुश शर्मा के मोबाइल से मैसेज करता है कि पैसे पूरे मिल गए हैं और कागज़ रेडी करो। फिर उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। उस समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया होता है, लाश को ठिकाने लगाने से पहले ही यह मैसेज किया होता है। फिर जब लाश को ठिकाने लगा देता है तो आकर नॉर्मल
नॉर्मल जैसे रहता था वैसे ही रहने लगता है। फिर अगले दिन सुबह यह अंकुश के नौकर 10 अगस्त को अंकुश के नौकर को मैसेज करता है कि वह उसका भारी नुकसान हो गया है बिजनेस में, और उसे लोग पैसे की मांग कर रहे हैं और यह इंडिया छोड़कर नेपाल जा रहा है। और फिर इसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। जब इसके नौकर को यह बात जब यह नौकर इसका नौकर यह बात उसकी बीवी और उसकी फैमिली को बताती है, तो उनको किसी अनहोनी का आशंका लगता है कि इससे पहले ऐसी बात कभी हुई नहीं थी। फिर आगे आपको कहानी पता ही है कि कैसे एक एक्स कांस्टेबल फिल्म दृश्यम से इंस्पिरेशन लेकर अपने ही फ्लैट के एक मालिक को कत्ल कर देता है और उसकी गुमशुदगी दिखाने के लिए वह पूरी कोशिश करता है। तो दोस्तों, अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून से बच नहीं सकता है। अगर अपराधी अपराध कर देता है तो पीछे कोई ना कोई ज़रूर सुराग छोड़ देता है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले एक नई कहानी में।